आगे बच्चे बच्चे चले भाई, नेक्स्ट आ जाएंगे आगे और हम लोग अब पढ़ेंगे भाई आपका अल्लाह भला करे ये के मार्केट्स में कि क्या क्या रीजन है टैक्स चार्ज करने के। गवर्नमेंट रेवेन्यू सबको पता है, गवर्नमेंट पैसे कमाती है। प्रमोट इक्विटी का क्या मतलब है? अगर मेरे पास एग्जाम में सवाल आ गया रीजन फॉर टैक्सेशन, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मेरे एग्जाम में सवाल आ गया एनालाइज एनी थ्री रीजंस फॉर टैक्सेशन, मैंने लिखा प्रमोट इक्विटी, समझाऊंगा क्या कैसे इक्विटी को प्रमोट करता है टैक्सेशन आपका। जी देखिए, टैक्सेशन कैसे प्रमोट करता है, टैक्सेशन कैसे प्रमोट का मतलब इक्विटी को प्रमोट करना है तो एक रीजन होता है टैक्स करो। तो क्या मतलब इसका है क्या फायदा, क्या प्रमोट इक्विटी? हाँ, नहीं फायदा नहीं, व्हाई इज प्रमोटिंग इक्विटी बिकमिंग अ रीजन फॉर टैक्सेशन? आगे क्राइम रेट ड्रॉप हो जाए। इक्विटी और क्राइम रेट का क्या लिंक है? मैं इक्विटी जैसे लोगों के बीच में ना, हाँ ठीक है, अगर लोगों का जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसा होगा फिर जेलिस नहीं होंगे, इसकी वजह से रॉबरी सही है। देखो प्रमोट इक्विटी का मतलब है कि जब आप टैक्स करते हो चार्ज, तो आपके पास आपको पता है अलग अलग टैक्स सिस्टम्स होते हैं। आप अमीरों से टैक्स लेते हो, गरीबों में इसको स्पेंड करते हो, तो जाहिर सी बात है एक इक्वालिटी वाली बेसिस आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिंग फर्म्स। फर्म से टैक्स लेकर फर्म्स को सपोर्ट कैसे करोगे? एक्सेलेंट, जिसने बोला सब्सिडीज, याद रखिएगा कि गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि वो माल की क्वांटिफाइड अमाउंट को क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है ना, और सर्टेनली जब माल की क्वांटिफाइड अमाउंट इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, इक्विटी प्रमोट होगी। ठीक है, करेक्ट मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर करेक्ट कैसे होता है? कौन सा मार्केट फेलियर है जो करेक्ट होता है टैक्सेशन में? मोनोपोली मार्केट, चलो ठीक है, कैसे मोनोपोली मार्केट कैसे करेक्ट होगी? मैं मोनोपोली से ज्यादा पैसा चार्ज करूँ ताकि पूरा का पूरा मोनोपोली बर्डन डाल दे कंज्यूमर को। कॉर्पोरेशन टैक्स ले ले तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी अगर मोनोपोली का ले लो तो मोनोपोली तभी फॉर्म बनी है क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या है, इन इलास्टिक इन डिमांड है। अगर प्रोडक्ट इन इलास्टिक इन डिमांड है तो मतलब यहाँ पर आपके पास ये हो गया कि वो तो पूरा का पूरा टैक्स बर्डन किस पे डाल देगा, कंज्यूमर पे डाल देगा। तो उसमें तो कंज्यूमर का नुकसान हो गया। शॉर्टेज में, हाँ शॉर्टेज को कलेक्ट करने के लिए टैक्स लगा दो। शॉर्टेज कैसे करेक्ट होगी टैक्सेशन से यार? टैक्स लगेगा, टैक्स से हमेशा कलेक्शन होती है डीमेरिट गुड्स की। जब रोकना हो लोगों को कोई चीज कंज्यूम करने से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लिख लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे को डीमेरिट गुड्स का कंजम्पशन रोकना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सही है भाई, आपने सबने यहाँ पे डीमेरिट गुड लिख लिया अपने पास? ठीक है, होप सबने यहाँ पर अपने पास लिख लिया हो। क्या लिख लिया हो? डीमेरिट गुड। ठीक है ना, अच्छा डीमेरिट गुड की कंजम्पशन को कम करना है, मेरिट गुड की कंजम्पशन को बढ़ाना है। सपोर्ट पुअर हाउस होल्ड, कैसे सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट टैक्स लेकर? टैक्सेशन में इसका क्या होता है, गवर्नमेंट फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देकर। ठीक है ना, तो आप अपने पास लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। ठीक है ना, इन सब में हेल्प करेगी गवर्नमेंट। ठीक है ना, चलें आगे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास टैक्स सिस्टम्स के अंदर तीन टैक्स सिस्टम्स होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और एक होता है आपके पास कौन सा टैक्स सिस्टम बेटा, जो आखिरी में हम पढ़ते हैं आपके पास, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कौन सा टैक्स सिस्टम होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कौन सा टैक्स सिस्टम होता है? जहां पर एज कंपेयर टू अमीर आदमी, गरीब आदमी का टैक्स रेट क्या होता है, कम होता है। कौन सी एग्जांपल लिख सकता हूं अपने पास?
तो याद रखिएगा इनकम टैक्स आपके पास एक ऐसी मिसाल है जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्योंकि जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती रहती है उतना आपका टैक्स रेट क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर कल आप पेपर में प्रोग्रेसिव टैक्स की डायग्राम बनाओ तो ये रेड कलर का स्पेस आपको दिख रहा है जो हमने छोड़ा हुआ है, ये रेड कलर का स्पेस कोई नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा कोई? क्योंकि याद रखिए बेटा माइक बंद रखो ना यार। सॉरी सॉरी, बहुत इंटरप्शन आ गए थे इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया, वरना मेरी गुस्सा करने की ज्यादा आदत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, जब भी मैं लिखूंगा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के बारे में तो मैं एक गैप छोड़ूंगा। ये रेड गैप क्या शो करता है कि भाई जब तनख्वाह आपकी एक लिमिट पे पहुंचेगी उसके बाद ही आपका टैक्स सिस्टम चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर द लिमिटेशन टू टैक्स सिस्टम क्या है, मिनिमम कितना आपकी तनख्वाह होनी चाहिए कि आपको उस पर टैक्स चार्ज किया जाए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ income that you must earn? 31,000 नहीं, 50,000 मिनिमम वेज में, नेशनल मिनिमम वेज में और टेक्स्ट वेज में फर्क है। टेक्स्ट वेज कौन सी वेज होती है जिसपे टैक्स लगता है? 50,000 वो मिनिमम वेज है जिसके बाद आप टैक्स पे करना शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप टैक्स पे नहीं करते। तो अगर कोई बंदा 40,000 पर है तो वो क्या करेगा? वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो इसलिए वो छोटा सा आगे आपने छोड़ना होता है ये दिखाने के लिए कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिसमें टैक्स चार्ज नहीं होता। जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम में पहुंचते हो फिर टैक्स चार्ज होता है। तो प्रोग्रेसिव के अंदर मैंने क्या सीखा कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा चार्ज होगा, इनकम कम है तो टैक्स कम चार्ज होगा, ठीक है ना। टैक्स रेट है वो आप पे क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। कल मैं बात करूं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की, तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? Ultimately shows the inverse relationship between tax rate and the prices, ठीक है ना। as you move along the curve, ठीक है ना। अच्छा, for instance आपके पास different tiers होते हैं, different systems होते हैं, जहां पर जब आप आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो उस टैक्स अमाउंट का आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आप मैं बोलूं कि भाई एक बंदा है ना, वो फॉर इंस्टेंस उसकी 12 लाख तनख्वाह है तो उससे 5% टैक्स चार्ज हो रहा है। अगर 1,20,000 तनख्वाह है तो उससे 25% टैक्स चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा आपके पास जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस किसकी एग्जाम्पल होते हैं भाई? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की एग्जाम्पल होते हैं सारे इनडायरेक्ट टैक्स। गिव मी एन इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल दे सकता है कोई मुझे? इनडायरेक्ट टैक्स की कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं हमारे पास? एग्जाम्पल दो प्लीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी आप क्या बोल सकते हैं, जीएसटी, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूंगा भाई फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है ना। अब गाड़ी के ऊपर टैक्स है 5 लाख, ठीक है ना। 5 लाख रुपए जब आप टैक्स पे करते हैं और अगर बंदे की तनख्वाह 5 लाख रुपए ही है तो आपने तकरीबन उसकी 100% इनकम ले ली ना, आपने किस में ले ली? टैक्सेशन में ले ली। एंड एज कंपेयर टू दैट पर्सन, अगर आप एक 20 लाख वाले से कंपेयर करें 5 लाख रुपए का टैक्स, तो आप बोलेंगे सर इसकी तनख्वाह में तो सिर्फ 25% लिया गया। तो यहाँ पर ये होता है कि अमीर की तनख्वाह से जब वो टैक्स लिया जाता है तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शन टेकन फ्रॉम द पुअरर साइड, ठीक है ना। जो आपके पुअर हाउस होल्ड होते हैं, कम इनकम वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होता है जहां पे आप गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स क्या लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक मेरी बात इसमें समझ लीजिएगा कि इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है। तो पेपर में एग्जामिनर आपको सीधा सीधा बोलेगा एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम, ठीक है ना। पहले तो ये सवाल आ सकता है। दूसरा, एग्जामिनर इसका घुमा फिरा के एक सवाल पूछ सकता है केस स्टडी के अंदर। कैसे पूछेगा केस स्टडी के अंदर? वो बोलेगा भाई ऊपर से तुमने केस स्टडी पढ़ी उसमें एक टेबल पढ़ा, जब तुमने ये टेबल पढ़ लिया यार तो ये क्या बात होती है यार? मैं आपको बता रही जब आपके पास केस स्टडी की बात आती है तो आप केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी के अंदर याद रखिएगा कि आपको एग्जामिनर ऊपर एक टेबल दे देगा, उस टेबल में अलग अलग शिफ्ट शो हुए हुए होंगे और फिर आपको बोलेगा बताओ ऊपर वाले टेबल से तुम्हें क्या समझ आता है, कौन सा टैक्स सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। क्या जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, क्या जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो एक रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो तुम्हें टेबल के जरिए क्या करना पड़ेगा बेटा,
बताना पड़ेगा विच टैक्स सिस्टम यू आर फॉलोइंग। अंडरस्टैंडेबल है बात, ठीक है ना। इसका एमसीक्यूज में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप इसके सर्टेनली बहुत सारे सवाल देखेंगे, ठीक है। चले भाई आगे की तरफ आ जाएंगे यार। अच्छा, दो टाइप के टैक्स होते हैं मेरे पास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? जो गवर्नमेंट आपके पास डायरेक्टली कलेक्ट करती है आपकी इनकम से, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स हो गया, इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। एग्जांपल लिख लीजिएगा अपने पास ताकि क्लियर हो जाए बेटा। सब अपने पास प्लीज एग्जांपल लिख लेंगे। क्या एग्जांपल लिखेंगे? सबसे पहले लिख लोगे अपने पास कि भाई सबसे पहले गवर्नमेंट बात करती है किसकी? ओ, इनडायरेक्ट टैक्स की। और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहली चीज क्या आता है बेटा? इनकम टैक्स आता है। आप इसमें लिख सकते हो कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है ना। कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ठीक है ना। और हम ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। हाँ अली, एक मिनट यार, मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे डायरेक्ट टैक्स के बाद आ जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर जो आप बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा, गवर्नमेंट आपसे क्या कर लेगी? रिसीव कर लेगी। वो चाहे अमीर हो गरीब हो सबको पे करना जरूरी है, लाजमी है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल कौन सी आ जाती है भाई? कौन सा टैक्स पे करते हैं हम लोग? जनरल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर किसी इंपोर्ट पर किसी किस्म का टैरिफ वगैरह लगा हुआ है तो वो भी आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वो टैक्सेशन है जो लाजमी तौर पर, ठीक है ना, आपके पास। हाँ बेटा शयान, 500 का वो है रिटेल वाला, ठीक है ना। जनरल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड टैरिफ, आप इसको क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो मैं आ रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। और अब के बाद जो समझाऊंगा वो गौर से समझना है। इसके एग्जामिनर आप देखें हर केस स्टडी के एंड में जो दो मुश्किल सवाल है ना वो आते ही साल इससे। तो भाई यार खुदा का वास्ता थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर के अंदर लाजमी लाजमी तौर पर टेस्ट होगा ही होगा, ठीक है ना, एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। नहीं बेटा श्यान कलेक्ट कर लो। अच्छा चलो बात करते हैं, ठीक है, बाद में। अच्छा नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी की बात कर लूं। फिस्कल पॉलिसी आपके पास कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल पॉलिसी आपके पास वो पॉलिसी है जो आपको इनेबल करती है क्या करने में बेटा? गवर्नमेंट का बजट डिसाइड करने में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का बजट ऑफ कोर्स फॉल्स इनटू द category of fiscal policy where the government works over two things, that is government spending and government revenue। government revenue कैसे कमाती है? टैक्सेशन से। और मैंने वो पीछे टैक्स के टाइप पढ़ लिया ना, इनडायरेक्ट टैक्स से भी पैसे कमा सकती है और डायरेक्ट टैक्स से भी पैसा कमा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके पास इसमें होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कोई चार मिसालें देंगे क्योंकि पेपर में देखो मिसाल लिखना बहुत जरूरी है ना कि गवर्नमेंट स्पेंड कैसे करती है आपके ऊपर। सब्सिडी देते ही आपको। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना दिया, रोड बना दिए, रेलवे बना दिए, ऐसे खर्च करती है। और हेल्थ केयर मतलब उसी में आ गया ना, हेल्थ केयर एजुकेशन सब आ गया इसमें, ठीक है। हाँ, प्रोमोट इक्विटी करने के लिए। इसके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं, सब्सिडी तो बात कर ली, इसने बोल दिया। गवर्नमेंट दूसरा आप पे स्पेंड करती है एक और तरीके से, वो ये है कि बेटा आपके ट्रांजेक्शन को देखते हुए, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं देती, उसके अलावा गवर्नमेंट आपको और भी कई तरीकों के फायदे दे सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। कैसे प्रोग्राम्स होते हैं? लैपटॉप स्कीम हो गया, ठीक है ना। बेनजीर भुट्टो तो वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है, वो उसकी मिसाल है, ठीक है ना। तो ये आपको गवर्नमेंट की एग्जांपल्स याद करना जरूरी है। स्पेशली तीन एग्जांपल्स। कौन सी तीन एग्जांपल? सबसे पहले याद रखेंगे सब्सिडी के बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बारे में, इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में बेटा? इसके बाद बात करेंगे आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। गवर्नमेंट मेक श्योर कि इनकम इनइक्वालिटी हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो। हम इनकम इक्वालिटी को कंप्लीटली क्यों प्रमोट नहीं कर सकते? व्हाई कैन नॉट बी कंप्लीटली प्रमोट इनकम इक्वालिटी? जी अनस। सर अगर किसी के पास सेम अमाउंट ऑफ इनकम
कोई वो ही नहीं, क्या कोई नहीं करेगा, मतलब कोई, हाँ तो फिर कोई छोटा काम नहीं करेगा, कोई छोटा काम करने के तैयार नहीं होगा। इवन लोग फिर इजी वर्कआउट ढूंढेंगे कि कहाँ से उनको काम मिले लेकिन वो काम इजीली हो जाए, ठीक है ना, इजी अर्निंग ढूंढेंगे। नेक्स्ट, अच्छा गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट के तीन पहलू हैं। आप सबसे पहले बात करेंगे जहां पर बजट बैलेंस रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है, वे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल्स टू व्हाट, गवर्नमेंट रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, जब आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है, पैसे कम कमाती है। और नेक्स्ट होता है बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का क्या मतलब है, जब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है, स्पेंडिंग कम है, यानी गवर्नमेंट कमाती ज्यादा है, खर्चा कम करती है। अच्छा, अक्सर बच्चों की गलती एग्जाम के अंदर, बजट इज हाई, बजट इज लो। अबे हाई लो नहीं लिखना भाई, ये टर्म्स यूज नहीं कर सकते एग्जाम में। एग्जाम में कौन से टर्म यूज करेंगे भाई, डेफिसिट और सरप्लस के टर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बजट डेफिसिट कब होता है, अगर मेरे से एग्जाम में पूछते हैं एनालाइज एनी टू कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट, तो क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले इसमें बताना पड़ेगा कि बजट डेफिसिट क्या होता है। जब आप बताएंगे बजट डेफिसिट क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज बजट डेफिसिट। जब मैं बोलता हूँ बजट डेफिसिट है तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो इसकी दो कॉज हो सकती हैं। क्या दो कॉज हो सकती हैं, कि एक तो गवर्नमेंट स्पेंड कम कर रही है, खर्चे ज्यादा कर रही है, समझ रहे हो बात। और ये कंट्री के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, हाँ कमा कम रही है, ठीक है ना, रेवेन्यू आ रहा है कम और स्पेंड ज्यादा कर रही है मार्केट, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि इसका 4 मार्कर अभी हमने पास पेपर में भी 2 मरतबा करते हुए देखा एग्जामिनर को केस स्टडी से, जहाँ पे ऊपर के एग्जामिनर ने सिचुएशन समझाई और नीचे केस स्टडी में लिख दिया क्या, कि भाई समझाओ क्या हो रहा है कंफ्यूजन। तो फिर उधर आपको बताना था कि बजट डेफिसिट हो रहा है, फिर हमने ये भी देखा था कि बजट डेफिसिट क्यों हो रहा है, उसके भी रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्या है, टोटल डिमांड है। टोटल डिमांड का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट बैलेंस ट्रेड। और नेट बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड ढूंढने का क्या फॉर्मूला है भाई, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो याद रखेंगे सब के टोटल डिमांड का फॉर्मूला क्या है भाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड ढूंढने का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये फॉर्मूले छोटे छोटे याद जरूर रखिएगा, एग्जामिनर के एक एक मार्क के सवाल पूछेगा लाजमी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आखिरी दिन हम सारे फॉर्मूला एक जगह लिख लेंगे, मैं आपको लिख के दूंगा, तब मैं करके दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल ये याद कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसको याद करूँ तो मैं क्या बोलूंगा भाई, कि आपके पास टोटल डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ऊपर है ना एक्स माइनस एम पर एक स्क्वायर बना के लिख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है भाई, बात हो रही है, सर मेरी बुकलेट रख लें, मैं कल पिक कर लूंगा, ओके ओके भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड माने क्या, माने एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। क्या मतलब होता है भाई इसका, इसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। याद रखेंगे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना भाई। चले भाई आगे की तरफ बढ़ूंगा, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले अब मैं मूसा से सवाल पूछ लूंगा। मूसा बताओ भाई, टोटल डिमांड का फॉर्मूला क्या, तुम किसी पे मैं मार दूंगा, गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं चश्मा मारूंगा, बताओ। हाँ बताओ अमान, शाबाश। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या कहते हैं गिंजा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। मूसा बेटा तूने अगर क्लास में गौर नहीं किया, या मुझे लगा तूने इधर उधर देखा, मैं मुंह पे मुक्का मार दूंगा तुम्हारे, ठीक है ना। चले भाई, देखो फिस्कल पॉलिसीज को गवर्नमेंट के तौर पर दो पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं गवर्नमेंट, करेक्शन करते हुए आपके पास, या गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पूरे करते हुए, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके आपको हर पॉलिसी समझाऊंगा, उससे गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम रिलेट भी करूंगा, जहां समझ नहीं है मुझे रोक देना।
ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। मैंने बोला था जब भी टर्म कॉन्ट्रैक्शनरी आए तो समझ जाना एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है मार्केट में, कम हो रही है। ठीक है, एक्सपेंशनरी का मतलब बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब कम हो जाएगी। ओके, तो सब अपने बात प्लीज लिख लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर, एक होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू, दूसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या तरीका है, टैक्स चार्ज करेगी, और स्पेंड करने के क्या तरीके हैं, डिफरेंट है, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी वो भी गवर्नमेंट के खर्चे में आते हैं, और आप में से हर कोई तकरीबन कोशिश यही करेगा कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, क्योंकि वो इजी टू अर्न मनी है। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई चले, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब मैं समझ गया एग्रीगेट डिमांड है, अब खुद अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि यार टैक्स में ऐसा क्या करूं कि आवाम के हाथ कम हो जाए। जनरल डिमांड क्या मतलब कहते हैं कि मार्केट में कितने खरीदने वाले हाथ हैं, अगर ये खरीदने वाले हाथ कम हो जाए उसके लिए मुझे टैक्स को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज करूंगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, जब पैसा ज्यादा आएगा तो खर्चा ज्यादा करेंगे, तो आई वुड इंक्रीज द टैक्स। अब चेन ऐसी बनानी है कि इंक्रीज टैक्स का शो करके ये बताना है उससे एग्रीगेट डिमांड कैसे कम हो रही है। तो टैक्स इंक्रीज हुआ, डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, क्योंकि तुम ज्यादा गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, जेब में तुम्हारे कम आ रहा है। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो खर्चा कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे, कंजम्पशन कम हुआ तो ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड क्या हुई, कम। ये एग्रीगेट डिमांड का मार्केट में कम होने से गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पर क्या डिफरेंस पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड जब मार्केट में बढ़ेगी तो यार आउटपुट तो क्या हो रहा है, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। आउटपुट कम होगा, रियल जीडीपी कम होगी। रियल जीडीपी जब कम होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है, इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक की बता दिया, अचीव करने गए थे इकोनॉमिक ग्रोथ, पता चला क्या मिल गई, इकोनॉमिक डाउनफॉल मिल गई, किसकी वजह से, टैक्स को इंक्रीज करने की वजह से। अंडरस्टैंडेबल है बात। नेक्स्ट, आप बात कर सकते हैं किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब आउटपुट कम होगा तो क्या एग्रीगेट डिमांड मार्केट में कम हुई तो आउटपुट कम होगा। अब आउटपुट कम हुआ तो बनाने वाले लोग ज्यादा चाहिए होंगे, लेबर कम चाहिए होगी, लेबर ऑटोमेटिकली कम चाहिए होगी। जब बोलूंगा भाई लेबर कम चाहिए तो क्या समझूंगा इससे कि मार्केट में क्या क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, है ना। नेक्स्ट, आप बात कर सकते हो करंट अकाउंट बैलेंस की, जो क्या होंगे भाई, इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब इनकम कम होगी तो लोग इंपोर्ट्स कम खरीदेंगे, जब लोग इंपोर्ट्स कम खरीदेंगे तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या होगा बेटा, पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा इस केस के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़े, सिर्फ इंपोर्ट कम हो रहे हैं। ठीक है ना, चले भाई, तो अब मेरे साथ एक मरतबा याद कर लेंगे कि जब भी फिस्कल पॉलिसी की बात आएगी, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब टैक्स इंक्रीज करेगी तो जेब में पैसा कम होगा, यानी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज है। जब डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हुई तो कंजम्पशन कम होगा, जब कंजम्पशन कम होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल। व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स आउटपुट फॉल, जब आउटपुट फॉल करेगा तो लेबर भी कम चाहिए और रियल जीडीपी भी कम हो गई। रियल जीडीपी कम हुई तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन, यानी डाउनफॉल हो गया। और इसके बाद क्या लिखूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, फायदा क्या होगा कि जब लोगों के पास जेब में पैसा कम होगा खर्च करने के लिए तो वो इंपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे, और जब वो इंपोर्ट कम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा,
इंपोर्ट कम करने की वजह से करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस की तरफ या पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह कौन से बेटर टर्म्स यूज करने के लिए आप डेफिसिट और सरप्लस की बात करें। जी अली, और बेनिफिट हो सकते हैं गवर्नमेंट की पैसा बढ़ जाएगा ना, टैक्स ज्यादा काट से। हाँ, तो ज्यादा से स्पेंड कर पाएंगे लोग, ज्यादा स्पेंड करेंगे तो उनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से फिजिकल फिजिकल पॉलिसी के एम क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो, ठीक है ना, और स्पेंडिंग क्या डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हो इन सर्टेन सेंस। अभी कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर बेसिस क्या है, क्योंकि हम दूसरी स्पेंडिंग की बात करेंगे तो चेंज स्पेंडिंग से लिंक मत करना वरना कॉन्ट्ररी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पहलू है। दो पहलू क्या है फिजिकल पॉलिसी के, कि एक तो टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो अगली बात ही, जब अगला रीजन ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में लिखना है तो चेन कनेक्ट नहीं करना। इस तरह तो पूरी चेन बेटा इकोनॉमिक से कनेक्ट हो जाएगी, सही है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से फिर लोग भूखे मरेंगे, फिर पुअर्टी इंक्रीज, फिर एब्सोल्यूट पुअर्टी, मतलब बहुत लिख सकते हो, लेकिन वो तो पूरी बेटा इकोनॉमिक्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हर चीज हर जगह पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला रीजन जो तू बताएगा, अगर सवाल आ गया कि एक्सप्लेन एनी टू रीजंस फॉर बजट डेफिसिट इन द कंट्री, तो फिर तुम क्या बताओगे? यही चीजें बताओ कि टैक्स इंक्रीज हो रहा है और स्पेंडिंग कम हो रही। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से इंक्रीज करने से कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे आपके पास अचीव होगी? तो जाहिर सी बात है, ये आपके पास इंक्रीजेस नहीं, क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस होना चाहिए, ठीक है ना। इसको अपने पास क्या करें, सही करें, ठीक है ना। गवर्नमेंट डिक्रीजेस व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है ना। ये मुझे करेक्ट कर लिया सबने। गवर्नमेंट डिक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने डिक्रीज किए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिक्रीज करेगी तो लोगों की इनकम क्या होगी, लोगों की इनकम हो जाएगी कम। जब लोगों की इनकम होगी कम तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब लोगों की इनकम होगी कम तो वो डिस्पोजेबल इनकम उनकी कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन या परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो आउटपुट गिरेगा, और फिर आप आउटपुट के गिरने से अगेन लिंक कर सकते हो। तो याद रखना कि आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा, डिस्कस whether introducing a contractionary fiscal policy helps government achieve its macroeconomic aim, तो आपने यस भी लिखना होगा और साथ साथ नो भी लिखना होगा। नो में वो सिचुएशन आ जाएगी जहां पे गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक एम अचीव नहीं हो रहे, और यस में वो सिचुएशन आ जाएंगी जहां पर आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक एम अचीव हो रहे हैं। सर यस का तो आपने एक ही बताया, करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव। आप इसमें इन्फ्लेशन भी लिख सकते हैं। जब मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब खरीदने वाले हाथ कम हो गए, बेचने वाला माल वहीं का वहीं है, तो क्या मार्केट में सरप्लस क्रिएट हुआ नहीं हुआ? और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी सरप्लस क्रिएट होता है तो प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। स्टैंडेबल है बात, ठीक है। एक काम करेंगे, इसकी चेन मेरे साथ बनाएंगे तो सबको समझ आ जाएगी मेरी बात, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट डिक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जब गवर्नमेंट डिक्रीज करेगी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो लोगों की इनकम क्या होगी, इनकम कम होगी, यानी लिख सकता हूं डिस्पोजेबल इनकम विल डिक्रीज। जब डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है तो उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि आपकी कंजम्पशन क्या होती है, आपकी कंजम्पशन डिक्रीज हो जाती है। जब बेटा कंजम्पशन डिक्रीज होगी तो क्या लिख सकता हूं साथ साथ, क्या होगा, कंजम्पशन डिक्रीज होने के साथ साथ आप लिखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होने से क्या होता है बेटा, कि आप आउटपुट भी कम बनाते हैं। जब आउटपुट कम बनाएंगे तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान क्या है कि रियल जीडीपी क्या होगा, फॉल कर जाएगा। जब रियल जीडीपी फॉल करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह क्या आएगा बेटा, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ सकता है। अच्छा, मैंने अपने असेसमेंट में लिखना है इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन, जरूरी है हमेशा डाउनफॉल ही है। पहले 6% से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, अब 1% से होगी।
slows down is the better terminology to use when it comes to government policy, ठीक है ना। तो अपने पास इकोनॉमिक डाउनफॉल के आगे एक स्क्वायर बनाएंगे और इस स्क्वायर के साथ लिखेंगे कि भाई मैंने पेपर में क्या लिखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन। मैंने पेपर में क्या लिखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन। अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ तक सबको। इसका दूसरा नुकसान क्या है कि आउटपुट डिक्रीज होगा, तो आउटपुट डिक्रीज होने से, आउटपुट जब डिक्रीज होता है तो लेबर कम चाहिए होगी। जब लेबर कम चाहिए होगी, व्हेन यू रिक्वायर लेस लेबर, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्या होगी, क्या गवर्नमेंट ये अचीव करना चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो? तो ये वो आपके के पास गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक सेंस है जो अचीव नहीं हुए। अब आउटपुट, जब लोगों की इनकम डिक्रीज हुई है तो क्या होगा, उनकी इनकम डिक्रीज होने से वो इंपोर्ट ज्यादा कंज्यूम करेंगे या कम करेंगे, इंपोर्ट्स कम कर देंगे। और इंपोर्ट्स जब कम होते हैं तो बेटा क्या होता है, करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव। क्या ये गवर्नमेंट का एम होता है, नहीं होता कि करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव हो? गवर्नमेंट का बिल्कुल एम होता है करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो, इंप्रूव हो। नेक्स्ट, और क्या एम अचीव कर सकते हैं, हमने देखा इन्फ्लेशन, जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी तो मार्केट में क्या क्रिएट होगा, सरप्लस। और जब सरप्लस की सिचुएशन होती है तो प्राइसेस क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो उसे क्या कहूंगा बेटा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, है ना। आप चाहें तो इसको डिफ्लेशन लिख लीजिएगा, लेकिन आप लिखिएगा इन्फ्लेशन नहीं होगी, जो कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम होता है, ठीक है ना। यहां तक बात सबको क्लियर है बेटा, सबको समझ आ गई है? क्या सब इसको लिंक कर लेंगे अपने पास भाई? हम्म। बेटा ऑनलाइन मैंने इजाजत सिर्फ 1 से 2 लोगों को दी थी, इसके अलावा नहीं दी थी भाई। तो यार आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास लेंगे तो बेटा मेरा पढ़ाने का क्या फायदा, मैं ऑनलाइन ही पढ़ा लेता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर, ठीक है ना यार। तो एटलीस्ट आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बेटा हमारी रिस्पेक्ट तो करें ना कम से कम यार। एटलीस्ट जो लोग कराची में, वो कराची में भी नहीं यार, कुछ लोग बादाबाद में रहते हैं यार। हाँ, जल्दी निकली है तुम, क्यों पागल हो गया क्या? चले भाई, आगे आ जाएंगे। तो आगे मैंने आपको इसकी प्रॉपर एक चेन बना के दी है, आपको घर जाके सिर्फ ये पढ़नी है, याद करनी है। जिसको घर जाके याद नहीं करनी हो वो मेरे साथ याद कर ले, अफवाह शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाऊंगा बेटा, कहाँ आऊंगा, आऊंगा इस बात के मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में याद रखेंगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर रही है, कम कर रही है, और रेवेन्यू क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। रेवेन्यू की मिसाल पढ़ चुका हूं, अब स्पेंडिंग की मिसाल पढ़ूंगा। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो स्पेंडिंग करने के तरीके क्या हो सकते हैं, कम। पिछली मैंने पढ़ा स्लाइड पर, क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या करे, कम कर दे। और क्या करे, सब्सिडी कम कर दे। सब्सिडी के अलावा क्या है, गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज को वेजेस जाती है वो वेजेस क्या करे, कम करे। तो इससे स्पेंडिंग क्या होगी, कम होगी। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होगा तो परचेसिंग पावर कम होगी। जब परचेसिंग पावर कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड मार्केट में क्या होगी, कम होगी। एग्रीगेट डिमांड के कम होने से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। वो इम्पैक्ट अभी मैंने पीछे पढ़े, जो मैंने पीछे इम्पैक्ट पढ़े उसमें से कौन सा इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने जो अभी पीछे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है ना लास्ट वाला। बेटा अगर वहां नहीं दिखना तो बुकलेट में देख लेना, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सब अनएम्प्लॉयमेंट की चेन बनाएंगे यहाँ पर जल्दी। मुझे बताएं कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हुई। अब एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी चेन बनाएंगे सब। अभी मैंने पीछे बनवाई है तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे बेटा आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ठीक है। सब जल्दी से बेटा, इवन ऑनलाइन वालों भाई, भाई आज की ये जो मैं अभी करा रहा हूँ चीजें, ये बुकलेट मैंने आप लोग सबको दे दी है। और ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली गुलनार, अभिषेक
फरवा और अनुषा, ठीक है ना। और इसके ये चले भाई आगे आ जाएंगे। बना दी तुमने तो मुझे देख के बना रहा हूँ। अच्छा, और वो पेपर के अंदर मुझे याद कर लेना, आ जाएगी। कानों में आवाज आ रही चाहिए ना। मूसा तुम बस याद मत करना, तुम क्लास याद ही मत करना, पता चला तुम सब भूल गए तो फिर। अच्छा भाई, इन्फ्लेशन की चेन बना ली सबने। इन्फ्लेशन की क्या चेन बनेगी भाई बताएं, क्या बन सकती है इन्फ्लेशन की चेन बताओ। नहीं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड मार्केट में कम हुई, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो खरीद वाले हाथ कम हो जाएंगे, बेचने वाला माल ज्यादा हो जाएगा, तो मार्केट में क्या क्रिएट होगा, सरप्लस क्रिएट होगा। जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट होता है तो क्या होता है, प्राइसेस क्या करनी पड़ती हैं, डिक्रीज करनी पड़ती हैं। और जब आप प्राइसेस को डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, डिमांड किससे बढ़ेगी। यार प्राइसेस कम करने, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, तो जब प्राइसेस कम हुई तो इन्फ्लेशन हुई या डिफ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। आप लिखेंगे कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन पहले जिससे बढ़ रही थी उतने से नहीं बढ़ेगी, ठीक है। हो सकता है मार्केट डिफ्लेट भी करना शुरू करना कर ले, ठीक है ना, डिसइंफ्लेट भी कर सकती है, ठीक है। चले भाई आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक सवाल है, ठीक है, क्या सवाल है, एनालाइज हाउ द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स मैक्रो इकोनॉमिक एम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स इंक्रीज कर सकती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर सकती है, क्योंकि याद रखना, अपने पास ये बना लेना कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी भाई, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। तो अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करनी है तो टैक्स को क्या करूंगा। देखो ऐसे सवाल में बच्चा कंफ्यूज सर करे तो करे क्या। सबसे पहली हिंट क्या है, फिस्कल पॉलिसी। जब फिस्कल पॉलिसी दिमाग में आए तो दो चीजें क्या है जो दिमाग में आनी चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने का जरिया क्या है, टैक्स है। स्पेंडिंग का कुछ भी लिख दो, सब्सिडी वगैरह जो लिखना है लिख दो, ठीक है ना। अच्छा गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करूं तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, अब टैक्स पे क्या करूंगा, टैक्स को क्या करना चाहिए कि भाई एडी गिर जाए, तो टैक्स को इंक्रीज करना चाहिए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चेन अपने पास बना लेंगे, कोई भी एक चेन बना लीजिएगा, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। चाहे सब्सिडी की बात करें या आप बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेजेस की, या पीछे जो हमने बात करी थी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की, ठीक है ना। ये वो वाला स्टेचर हो गया जहां आप बात कर रहे हो किस चीज की, आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट रेवेन्यू की, ठीक है ना, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। और ऊपर बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली बेटा, हमने बात कर ली गवर्नमेंट रेवेन्यू की, जिसमें हमने एग्जांपल दी कि टैक्सेशन क्या करें, टैक्सेशन इंक्रीज करें। तो इस फिक्स मार्कर को करने के लिए आपको कोई भी तीन रीजन बताने होंगे, ठीक है ना। तो अपने पास ऑन द कॉन्ट्ररी एक जगह पे टैक्स इंक्रीज करने की मिसाल, दूसरी जगह पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करने की मिसाल, पूरी एनालिसिस करके चेन बनाना। टैक्सेस इंक्रीज हुए तो क्या क्या चेन बनेगी, टैक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। जब लोगों की इनकम कम होगी तो क्या होगा, वो खर्चा ज्यादा करेंगे खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, यानी कंजम्पशन क्या हुई, कंजम्पशन डिक्रीज हुई। जब लोगों की कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज है। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करने से बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस बन सकती हैं आपकी। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होने से आउटपुट कम बनेगा, आउटपुट कम बना तो रियल जीडीपी मार्केट में कम। अब रियल जीडीपी इकोनॉमी में कम है तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन। याद रखिएगा डाउनफॉल की जगह अच्छा क्या क्या लिखूं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन, ठीक है ना।
अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में सब्सिडी के बारे में पहले लिख दूंगा कि भाई सब्सिडी कम कर दी। जब लोगों को सब्सिडी कम मिलेगी तो इंडस्ट्रीज माल क्या करेंगी, कम बनाएंगी। जब इंडस्ट्रीज माल कम बनाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास सप्लाई में कमी आएगी। जब सप्लाई में कमी आएगी तो आपके पास आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो रियल जीडीपी कम होगी, रियल जीडीपी कम होगी तो अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन। याद रखना कि सिर्फ ये नहीं है, एग्जामिनर इसमें ऐड भी कर सकता है कि हाउ कैन गवर्नमेंट अचीव इट्स मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, लिखा हुआ है। आप इधर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एनालाइज ये करो कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से क्या इंपैक्ट आता है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो फिर हर एक चेंज जाके किससे कनेक्ट होगी एंड में, इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट होगी। अभी तो मर्जी है इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दो, आप इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट कर दो, आप अनएम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट कर दो, आप करंट अकाउंट बैलेंस से कनेक्ट कर दो, सही है ना। तो अभी जब तक मैक्रो इकोनॉमिक एम्स की बात हुई है तो इन चारों में से किसी से भी कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हें सर्टिफाई कर देगा सिर्फ तुम्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखना है, फिर हर एक चेंज जाके एंड में किससे कनेक्ट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो आप याद रखना कि जब जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओगे, इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज स्लो डाउन, इन्फ्लेशन विल ऑलवेज स्लो डाउन, यानी कम हो जाएगा, यानी डिफ्लेशन या डिसइंफ्लेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट बैलेंस क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा दो मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऐसे हैं जो कि डिसएडवांटेज कंसिडर किए जाएंगे एज अ पर्सपेक्टिव टू गवर्नमेंट, और दो एडवांटेज, दो आपके पास इधर एडवांटेज सिचुएशन है, ठीक है ना। यानी एडवांटेज का मतलब गवर्नमेंट एम करती है कि ये हो, और गवर्नमेंट एम करती है कि वो ना हो। तो जो गवर्नमेंट एम करके ना हो उसको आप ऑन द अदर साइड, क्योंकि मैंने समझाया इसका डिस्कस का सवाल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो डिस्कस का सवाल आएगा तो टू रीजन फॉर एडवांटेजेस, टू रीजन फॉर डिसएडवांटेजेस विद कंप्लीट चेन एनालिसिस अर्न यू 8 मार्क्स, ठीक है ना। चले भाई आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे आगे भाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सब अपने पास लिख लेंगे, इधर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और जब फिस्कल पॉलिसी दिमाग में आता है तो दो कंपोनेंट्स कौन से फिस्कल पॉलिसी के हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 2 मिनट देना यार, टैबलेट रीस्टार्ट। चले भाई आ जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेंथ और वीकनेस जिसको अपने पास लिखनी है वो लिख ले, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि द टारगेट इंडस्ट्री इन व्हिच द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो स्ट्रेंथ फिस्कल पॉलिसी की क्या है कि आपकी जो टारगेट इंडस्ट्री है आप उसमें अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें एग्रीगेट डिमांड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट, short time needed to from results from fiscal policies as compared to supply side policies, as compared to monetary policy। इसके इफेक्ट क्या है वो आपको शॉर्ट रन में मिल जाते हैं, ठीक है ना। फौरन से आपको इसके इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, या ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन विच पॉलिसी यू इंट्रोड्यूस, वेदर इट्स कॉन्ट्रैक्शनरी और इट्स एक्सपेंशन, ठीक है ना। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेस, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स इंट्रोड्यूस कर आप क्या कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा क्या होगा मार्केट के अंदर, व्हाट द बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द मार्केट, इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन्फ्लेशन गिर सकती है, डिपेंड करता है, हाँ सही है। पॉवर्टी कम हो जाएगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करूंगा, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करूंगा, बोलूंगा भाई जब ये कम होगा तो कंट्री के ऊपर बर्डन कम होगा, जब बर्डन कम होगा तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। और जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं देगी तो गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, यानी जो बजट डेफिसिट में जाने वाला था वो किस में जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ तक सबको, ठीक है। अच्छा, तीन तीन पॉइंट याद रखिएगा, कोई मसला नहीं है, 3 पॉइंट बहुत है, ठीक है ना। पेपर के हिसाब से भी वीकनेस क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नई गवर्नमेंट आएगी उसको पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी पसंद नहीं आएगी, वो चेंज कर देगी, जो पाकिस्तान का हाल हुआ पिछले 75 70 सालों में, 77 72 72। भाई गिन ले भाई, तू घर बैठ के आराम से गिन और फिर मुझे ही बता देना, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिजल्ट इन बजट डेफिसिट। आना बेटा, ऐसा फोकस कर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये वाला अभी बता, हमें टेंशन नहीं, लोग ऊपर से जा रहे हैं ना। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिजल्ट इन बजट डेफिसिट, वही बात करी अभी मैंने। कॉन्फ्लिक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं? तो हम देख रहे थे कि भाई जहां पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करने जा रहे थे वहां पे क्या हो रहा था? इन्फ्लेशन हो रही थी। कौन सी पॉलिसी ऐसी थी जिसमें ये हो रहा था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करने जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो रही थी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, ठीक है, जहां एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही थी, शॉर्टेज क्रिएट हो रही, तो इन्फ्लेशन हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है। जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। और अगर आपको यही नहीं पता है रियल जीडीपी क्या है उनका, तो आप बेटा आप जमाने से रिजाइन करें और यहाँ दबाव रहे, ठीक है। अच्छा, करंट करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव करने के चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स क्या करते हैं? आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है ना। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, वक्त कम है और मुकाबला सख्त हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। पढ़ाऊंगा तब बताओ। और ये सब सवालों में हम पढ़ ही रहे थे, अगर हमने 4 सवाल लिखे तो उसमें यही सब है ना, तो वो याद कराना जरूरी है, एक बार एक्सप्लेन करूँ आपको छोड़ दूँ। और ये फायदेमंद ही होगी ना बात कल पेपर में यार, मतलब उसको कोई नुकसानदेह बात तो है नहीं। ये तो भाई सब पढ़ना है, मुझे पता है यार, मैं 2 दिन एंड में क्लास नहीं है ना, वैसे थर्सडे क्लास नहीं है, 1 घंटे की होगी। हाँ, P1 है यार अब्दुल्ला, P1 है। अच्छा एक काम करो, कल वाली क्लास 5 to 9 है, बोलो फिर देखते हैं। अच्छा फिर मैंने नहीं रखी ना, क्लास नहीं रखी मैंने, अगली जो संडे की क्लास थी वो भी खत्म कर दी। अब से फ्राइडे को क्लास है डिजिटल के पेपर के बाद। भाई रोज क्लास होगी, लेकिन वो 1 घंटे की सिर्फ एक पास पेपर कराऊंगा, आ जाना उसके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ सर। तुम लोग आज लिंक तो भेजा है, मैंने अपलोड कर दिया, देखा था लिंक ग्रुप पर, है ना। संडे के दिन कल ऑनलाइन वाली क्लास थी, वो मैं ग्रुप यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ना, देख लो। हाँ ना, आज लिंक भेजा ना, तू देखता है नहीं ग्रुप, आके भाषण ऐसे देता है, पता नहीं कोई सबसे महान है। मैं बता दूं तेरा नहीं होगा, ग्रेड नहीं आया तेरा। कौन सा लग के तुम पढ़ रहे हो? कल तुमने क्लास मिस कर दी, लग के पढ़ रहे हो? अभी कौन सा पढ़ रहा है तू? पहले से हमारे ओ भाई आप देख लो, देखती क्लास। नेक्स्ट आ जाए यार भाई अब्दुल्ला, मैं बोल रहा हूँ बेटा, नहीं कर। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस, तो रीजन ऑफ टैक्सेशन ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। इसका सवाल इस तरीके से आ सकते हैं, आपके पास 4 या 6 मार्कर में, देख लीजिएगा। हम इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके थे। वो लिखा नहीं था ऊपर मैंने पिक्चर। तेरी मेहरबानी यार, ले तू पिक्चर ले भाई, एक बंदा पिक्चर लेके प्लीज ग्रुप पर भेज रहा है। अरे मेरी क्यों लोगे भाई? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन सेक्शन में फ्राइडे करा दूँ, जब नहीं जाए ना ट्रेनिंग का जाना, नहीं तो मैं वो दिन करा दूंगा, ताकि तुम लोग इजी हो, इजी हो। मैं ये मुश्किल वाली चीज करेगा, ठीक है ना, चले। हाँ, अभी कितने 1 और 2 भी करा दिया भाई, 4 भी करा दिया, क्या हो गया? 4 करा रहा हूँ, 4 में टाइम लगेगा भाई। कल भी सर 4 ही होगा भाई, तो तुमने देखा है 4 क्या है? 5 और 6 उसके छोटे अंडे हैं, और 4 पूरा मुर्गा है। सर ये देखिए सर, ये इनसे पावर बैंक ले लें यार, वारसी क्या जोड़े पने वाली हरकतें कर रहे हो क्या? अच्छा खामोश रहो यार। इसके बाद आ जाएंगे अगले सवाल के ऊपर। ये आपके पास कुछ सवाल दिए हुए, तो घर से मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस सब की चीजें हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल नहीं आया तो मुझसे आप अटेम्प्ट करने के बाद एक मरतबा पूछ लीजिएगा, लेकिन सबने ये लाजमी घर से सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है ना।
ये सवाल मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कल रात को जिसको चेक कराना हो मुझे क्लास के बाद चेक करा लीजिएगा। ये चारों के चारों सवाल मैं चेक करे बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि मैं हूं तो आप भी रहें, आप चेक करवा के जाएं, ठीक है। और नंबर लगवाने के लिए जो सबसे पहले क्लास में आया उसका पहला नंबर होगा चेक करने का, ठीक है। चले सर इसका लास्ट में कितने मार्क्स? हाँ अबे भाई मेरी भाई अबे 6 मार्क्स का, जितने मार्क्स का तू 4 मार्क्स का तो पहले लिख। इसके लिए होंगे कल लास्ट में मार्क्स तो 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का एनालाइज वाला क्वेश्चन हो तो समझ जाओ 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है। अच्छा भाई ये एक मैंने ऑलरेडी सवाल सॉल्व करके दिखा दिया है। एनालाइज हाउ टोटल एग्रीगेट डिमांड कैन बी रिड्यूस थ्रू फिस्कल पॉलिसी। जब एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस करने की बात आ जाए तो कौन सी पॉलिसी लगाऊंगा? मैं परेशान हूँ वरना, ठीक है, वरना मैं आपको अपने भाव में डालूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, टोटल एग्रीगेट डिमांड कैन बी रिड्यूस, कौन सी पॉलिसी लगाऊंगा? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जब फिस्कल पॉलिसी की बात है तो दिमाग में दो चीजें क्या आनी चाहिए? गवर्नमेंट टैक्स एंड स्पेंडिंग, ठीक है ना। टैक्स पे क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए टैक्स बढ़ा दूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो जाएगी? कम कर दे, ठीक है ना। स्पेंडिंग कम हो जाएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, टैक्स बढ़ जाएगा। चले, अच्छा इसकी मैंने नीचे चेन बना के दिखाई आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट फिस्कल पॉलिसी है, डिफाइन व्हाट टोटल एग्रीगेट डिमांड इज, अगर करना हो दिस इज ऑप्शनल, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। फिर कॉन्ट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी में बताएंगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होती है, और फिर एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के डिफरेंट मेथोडोलॉजीज बता देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे पास दो मेथोडोलॉजीज हैं, टैक्स को बढ़ा दूंगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो। टैक्स को बढ़ाऊंगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास, आपका अचीव हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी का एम। क्या इससे इधर मुझे बोला कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम से कनेक्ट करो, लेकिन याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बता देगा कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी लगाता हूं तो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम पर क्या फर्क पड़ता है। डिटेल में चेन एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो पीछे चार्ट बनाया था वो चार्ट याद कर लेना। जिसने वो चार्ट याद किया उसको फिस्कल पॉलिसी जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, हाँ हाँ हाँ, वो जो चार लिखी ना चीजें, वो अगर तुम दो भी लिखोगे तो खैर है, कोई मसला नहीं, ठीक है। यार अनस और अली आपको समझ नहीं आ रही बात यार, मतलब बड़ा बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है बॉस। नेक्स्ट, सब्सिडी कम होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ, कंजम्पशन कम हुई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, वही चेन वापसी। अच्छा ये मैंने तीनों इकोनॉमिक एम्स लिखे हैं, ये लिखना जरूरी है, एंड में कनेक्ट करे बगैर मत जाइएगा, ठीक है। आई होप कि सबको 6 मार्क के लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। आगे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा ये पेज छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी पे, पेज नंबर 13। एवरीवन प्लीज मूव ऑन टू पेज नंबर 13, दैट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ऑफ कोर्स इस पॉलिसी का एम क्या है कि दिस इज अ डिमांड साइड पॉलिसी, इट्स एम इज टू हैव चेंजेस इन द डिमांड, अगेन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ब्रिंगिंग व्हाट, the aggregate demand to being reduced, and the monetary policy on the other hand doing what, the monetary policy on the other hand increasing the aggregate demand in the market, expansionary monetary policy। अनिल को आपका फोन दे दे, गेम खेल रहे हैं, बहुत छेड़ है। या अनस यार अब आप आ गया तो यार, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं मैं चाहता हूँ आप आ गया जी, मैं आपको चाहता हूँ कि आप आ गया और मेरी आगोश में आओ, मेरे करीब आओ, और पास और पास और पास।